महिला एसपी साहिबा अदिति राठौर भिखारी बनकर एक गांव में पहुंची, जिस गांव में कुंवारी लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती थीं। मध्य प्रदेश के हिमपुर थाना क्षेत्र में बसा एक छोटा सा गांव था हरिदासपुर। देखने में यह गांव बिल्कुल साधारण था। चारों तरफ खेत, कच्ची सड़कें, मिट्टी के घर, सुबह की चिड़ियों की आवाज और शाम को ढलता सूरज, सब कुछ बिल्कुल सामान्य। लेकिन इस गांव के अंदर एक ऐसा खौफ छिपा हुआ था जिसे कोई खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं करता था। यहां के लोगों की आंखों में एक अजीब सा डर था, खासकर उन परिवारों के चेहरे पर जिनके घर में जवान होती बेटियां थीं। हरिदासपुर अब सिर्फ एक गांव नहीं रह गया था, बल्कि एक ऐसा रहस्य बन चुका था जो हर गुजरते दिन के साथ और भी गहरा होता जा रहा था। गांव में पिछले कुछ महीनों से एक ऐसी घटना बार बार हो रही थी जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया था। जो भी लड़की इस गांव में जवानी की दहलीज पर कदम रखती, कुछ ही दिनों में उसके पेट में दर्द उठता और जब उसे अस्पताल ले जाया जाता तो डॉक्टर एक ही बात कहते, यह लड़की गर्भवती है। यह सुनते ही परिवार वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती। कोई विश्वास ही नहीं कर पाता कि ऐसा कैसे हो सकता है। ना लड़की का किसी से कोई संबंध, ना घर में किसी बाहरी व्यक्ति का आना जाना, फिर भी वह गर्भवती कैसे हो सकती है। शुरुआत में लोगों ने इसे एक दो मामलों की गलती समझा, लेकिन जब ऐसे मामले एक दो नहीं बल्कि पूरे 15-16 हो गए तो गांव में जैसे सन्नाटा छा गया। हर घर में बस एक ही चर्चा होती, आखिर यह हो क्या रहा है। लोगों ने अपनी बेटियों पर इतनी सख्ती कर दी कि उन्हें घर से बाहर निकलने तक की इजाजत नहीं थी। शाम होते ही दरवाजे बंद कर दिए जाते, खिड़कियों पर कुंडियां लगा दी जाती और रात होते ही पूरे परिवार के लोग एक साथ एक ही कमरे में सोते ताकि कोई बाहरी व्यक्ति अंदर ना आ सके। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि इतनी सख्ती के बावजूद भी यह घटनाएं रुक नहीं रही थीं। ऐसा ही एक मामला था रणवीर ठाकुर का। रणवीर ठाकुर गांव का एक सीधा साधा किसान था जिसकी एक ही बेटी थी, काव्या। काव्या अभी अभी 16 साल की हुई थी। मासूम चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें और सपनों से भरी जिंदगी। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां से वापस लौटना आसान नहीं होगा। एक दिन अचानक काव्या के पेट में तेज दर्द उठने लगा। वह जमीन पर बैठ गई और कराहने लगी। उसकी मां घबरा गई। क्या हुआ बेटी, अचानक यह दर्द कैसे? काव्या ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, मां बहुत दर्द हो रहा है। रणवीर ठाकुर तुरंत उसे लेकर शहर के अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने जांच की और फिर जो कहा उसने रणवीर ठाकुर की दुनिया ही उजाड़ दी। आपकी बेटी गर्भवती है। यह सुनते ही रणवीर ठाकुर के हाथ से कागज गिर गए। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या यह कैसे हो सकता है डॉक्टर साहब? मेरी बेटी तो घर से बाहर तक नहीं जाती। डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, रिपोर्ट बिल्कुल साफ है, यह सच है। रणवीर ठाकुर की आंखों से आंसू बहने लगे। वह जमीन पर बैठ गया और सिर पकड़कर रोने लगा। हे भगवान, मैंने किस जन्म का पाप किया है। घर लौटने के बाद काव्या की मां ने उसे पकड़कर पूछा, सच सच बता, क्या तू किसी से मिलती थी? कोई लड़का है तेरी जिंदगी में? काव्या फूट फूट कर रोने लगी। नहीं मां, मैं कसम खाती हूं, मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं है। मुझे खुद नहीं पता यह कैसे हुआ। उसकी बातों में सच्चाई थी, उसकी आंखों में डर था, लेकिन हालात ऐसे थे कि कोई भी उसकी बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं था। धीरे धीरे यह खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहता लड़कियां झूठ बोल रही हैं, कोई कहता गांव में जरूर कोई छुपा हुआ पाप चल रहा है। लेकिन सच क्या था यह कोई नहीं जानता था। रणवीर ठाकुर अब टूट चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह समाज को क्या जवाब देगा। आखिरकार एक दिन उसने फैसला किया कि वह इस मामले को लेकर सीधे शहर की महिला एएसपी के पास जाएगा। अगले ही दिन वह अपनी बेटी को लेकर शहर पहुंचा और महिला एएसपी अदिति राठौर के ऑफिस में जा पहुंचा। अदिति राठौर एक तेज तर्रार, सख्त और ईमानदार अफसर थीं, जिनका नाम सुनते ही बड़े बड़े अपराधी कांप उठते थे। रणवीर ठाकुर उनके सामने पहुंचा, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और रोते हुए बोला, मैडम हमारी मदद करिए, हमारा पूरा गांव बर्बाद हो रहा है। अदिति ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या हुआ है, साफ साफ बताओ। रणवीर ठाकुर ने कांपती आवाज में पूरी कहानी सुना दी। मैडम, हमारे गांव में जो भी लड़की जवान होती है वह गर्भवती हो जाती है, बिना शादी के, बिना किसी रिश्ते के।
पहले तो आदित्य राठौर को लगा कि यह कोई मजाक है। उनके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। ये क्या बेहुदा बात कर रहे हो तुम? ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन जब रणवीर ठाकुर ने रोते हुए कहा, मैडम, यह सिर्फ मेरी बेटी की बात नहीं है, पूरे गांव में 15 से 16 लड़कियां ऐसी हैं, तो आदित्य का चेहरा गंभीर हो गया। उनकी आंखों में अब शक और सोच दोनों दिखाई दे रहे थे। उन्होंने कुर्सी पर पीछे टिकते हुए गहरी सांस ली और मन ही मन सोचा, या तो यह लोग कुछ छुपा रहे हैं या फिर यहां कोई बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। उन्होंने तुरंत फोन उठाया और नजदीकी थाने के एसएचओ को आदेश दिया, तुरंत हरिदासपुर जाओ और इस पूरे मामले की गहराई से जांच करो, मुझे पूरी रिपोर्ट चाहिए। फोन रखने के बाद आदित्य राठौर खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गईं। बाहर शहर की भागती हुई दुनिया थी, लेकिन उनके दिमाग में अब सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, क्या सच में ऐसा हो सकता है, या इसके पीछे कोई ऐसा सच छिपा है जो इंसानियत को शर्मसार कर दे। उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह केस सिर्फ एक जांच नहीं, बल्कि एक ऐसा खौफनाक सच उजागर करने वाला था जो पूरे गांव की नींव हिला देगा और शायद उनकी जिंदगी का सबसे डरावना केस बनने वाला था। अब सवाल सिर्फ इतना था, हरिदासपुर के उस सन्नाटे के पीछे आखिर छुपा क्या था? आदित्य राठौर के आदेश के बाद हिमपुर थाने के एसएचओ करणवीर शेखावत अपनी टीम के साथ तुरंत हरिदासपुर के लिए रवाना हो गए। दोपहर का वक्त था, लेकिन गांव में कदम रखते ही उन्हें अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। आमतौर पर इस समय गांवों में चहल पहल रहती है, बच्चे खेलते हैं, औरतें चौपाल पर बातें करती हैं, किसान खेतों से लौटते हैं, लेकिन यहां हर दरवाजा बंद था। खिड़कियों पर कुंडियां छड़ी थीं और गलियां लगभग सुनसान पड़ी थीं। ऐसा लग रहा था मानो पूरा गांव किसी अदृश्य डर के साए में कैद हो गया हो। जैसे ही पुलिस की गाड़ी गांव के बीच में आकर रुकी, धीरे धीरे लोग अपने घरों से बाहर निकलने लगे। कुछ ही देर में वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। हर चेहरे पर चिंता थी, हर आंख में एक ही सवाल, क्या आज इस रहस्य का जवाब मिलेगा? एसएचओ करणवीर शेखावत आगे बढ़े और ऊंची आवाज में बोले, डरने की जरूरत नहीं है, हम यहां आपकी मदद करने आए हैं। जो भी सच्चाई है खुलकर बताइए। इतना सुनते ही गांव के कई लोग एक साथ बोलने लगे, साहब, हमारी बेटियों को बचा लीजिए, हम बर्बाद हो गए हैं, हमें समझ नहीं आ रहा क्या करें। करणवीर शेखावत ने हाथ उठाकर सबको शांत कराया और कहा, एक एक करके अपनी बात बताओ। सबसे पहले रणवीर ठाकुर आगे आए। उनकी आंखों में नींद नहीं थी, चेहरा थका हुआ था और आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। साहब, हमने अपनी बेटियों को घर से बाहर निकलना बंद कर दिया है। रात को हम खुद उन्हें चारों तरफ से घेर कर सोते हैं, कोई भी बाहरी आदमी हमारे घर नहीं आता। फिर भी हमारी बेटियां गर्भवती हो रही हैं। यह सुनकर करणवीर शेखावत कुछ पल के लिए चुप रह गए। उन्होंने आसपास खड़े लोगों की तरफ देखा, सबके चेहरे पर वही डर, वही बेबसी। उन्होंने अपनी टीम को इशारा किया, पूरे गांव की तलाशी लो, हर घर, हर कोना चेक करो और खास तौर पर उन घरों पर ध्यान दो जहां ऐसी घटनाएं हुई हैं। पुलिस टीम तुरंत अलग अलग दिशाओं में फैल गई। हर घर की जांच होने लगी। दरवाजों के ताले, खिड़कियों के कुंडे, दीवारों की ऊंचाई, सब कुछ बारीकी से देखा गया। लेकिन कई घंटों की जांच के बाद भी पुलिस को कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। न कोई जबरन घुसने के निशान, न कोई सुराग, न कोई गवाह, जैसे सब कुछ सामान्य हो। लेकिन सच तो यह था कि कुछ भी सामान्य नहीं था। शाम होने लगी थी, सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और उसके साथ ही गांव का डर और भी गहरा होता जा रहा था। लोग जल्दी जल्दी अपने घरों के अंदर जाने लगे, दरवाजे बंद करने लगे। ऐसा लग रहा था मानो रात इस गांव के लिए कोई भयावह साया लेकर आती हो। करणवीर शेखावत ने एक बार फिर गांव वालों को इकट्ठा किया और पूछा, क्या किसी ने कभी कुछ अजीब देखा है? कोई आवाज, कोई परछाई, कोई शक? एक बूढ़ा आदमी कांपती आवाज में बोला, साहब, कभी कभी रात में कुत्ते बहुत भौंकते हैं, लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं तो कोई नहीं दिखता। एक महिला ने कहा, हमारी नींद भी कभी कभी बहुत गहरी हो जाती है, जैसे कोई हमें जगने ही नहीं देता। ये बातें सुनकर करणवीर शेखावत के माथे पर हल्की शिकन आई। उन्होंने मन ही मन सोचा, कुछ तो गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़। लेकिन बिना सबूत के वह कुछ भी कह नहीं सकते थे। रात होने से पहले ही उन्होंने अपनी टीम को वापस बुलाया और शहर लौटने का फैसला किया।
अगले दिन वह सीधे एसपी अदिति राठौर के ऑफिस पहुंचे और पूरी रिपोर्ट उनके सामने रख दी। मैडम, हमने पूरे गांव की तलाशी ली, लेकिन हमें कोई सबूत नहीं मिला। दरवाजे अंदर से बंद होते हैं, खिड़कियां सुरक्षित हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई अंदर आया ही नहीं। अदिति राठौर ध्यान से सारी बातें सुन रही थीं। उनकी उंगलियां टेबल पर धीरे धीरे चल रही थीं। यह उनकी आदत थी जब वह गहरी सोच में होती थीं। उन्होंने धीरे से पूछा, और गांव वालों का क्या कहना है? करणवीर शेखावत बोले, मैडम, सभी एक ही बात कह रहे हैं। उनकी बेटियों का किसी से कोई संबंध नहीं है, और वह सच बोलते हुए लग रहे थे। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। फिर अदिति ने धीरे से कहा, अगर कोई अंदर नहीं आ रहा और फिर भी यह हो रहा है, तो इसका मतलब है कि या तो हम कुछ देख नहीं पा रहे, या फिर कोई ऐसा तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है जो हमारी समझ से बाहर है। उन्होंने अपनी कुर्सी से उठते हुए खिड़की की तरफ देखा। उनकी आंखों में अब एक अलग ही चमक थी, जैसे किसी पहेली को सुलझाने का जुनून जाग चुका हो। उन्होंने मुड़कर करणवीर शेखावत की तरफ देखा। इस केस को मैं खुद देखूंगी। करणवीर शेखावत चौंक गए। मैडम, आप खुद? अदिति ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। हाँ, क्योंकि यह मामला अब सिर्फ एक केस नहीं रहा, यह एक चुनौती बन गया है। उस रात अदिति राठौर ने फाइलें फिर से खोलीं, हर एक केस को ध्यान से पढ़ा। हर लड़की की उम्र, हर घटना का समय, हर परिवार की स्थिति, और एक बात हर केस में कॉमन थी, घटना हमेशा रात के समय ही होती थी और किसी को कुछ याद नहीं रहता था। उन्होंने धीरे से खुद से कहा, या तो यह सब झूठ बोल रहे हैं, या फिर कोई ऐसा खेल खेल रहा है जो अब तक किसी की नजर में नहीं आया। अचानक उनके दिमाग में एक विचार आया। उन्होंने तुरंत अपनी डायरी उठाई और उसमें कुछ नोट्स लिखे। ऑब्जर्वेशन नीडेड, डायरेक्ट सर्विलेंस, डिस्गाइज। उनकी आंखों में अब एक योजना साफ दिख रही थी। अगली सुबह उन्होंने अपने स्टाफ को बुलाया और साफ शब्दों में कहा, इस केस की जानकारी अब बहुत सीमित लोगों तक ही रहेगी और मैं खुद हरिदासपुर जाऊंगी, लेकिन एक अफसर के रूप में नहीं। करणवीर शेखावत ने पूछा, तो फिर किस रूप में मैडम? अदिति ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, एक ऐसी औरत के रूप में जिसे कोई पहचान ना सके। कुछ घंटों बाद शहर की सबसे सख्त और तेज तर्रार एसपी एक साधारण सी भिखारन के वेश में बदल चुकी थी। साधारण कपड़े, बिखरे बाल, कंधे पर एक पुराना झोला और चेहरे पर थकान का अभिनय। अब वह एसपी अदिति राठौर नहीं, बल्कि एक अनजान औरत थी जो रात बिताने के लिए जगह ढूंढ रही थी। दोपहर ढलते ढलते वह हरिदासपुर पहुंच गई। गांव के लोग उसे देख रहे थे, लेकिन किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो धीरे धीरे गलियों में घूमती रही, हर घर, हर रास्ते, हर कोने को ध्यान से देखती रही। उसे साफ दिख रहा था कि यहां डर सिर्फ लोगों के मन में नहीं, बल्कि इस गांव की हवा में घुल चुका है। जैसे जैसे शाम होने लगी, गांव में हलचल कम होने लगी, दरवाजे बंद होने लगे, आवाजें धीमी पड़ने लगीं और सन्नाटा फैलने लगा। अदिति ने गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, अब असली खेल शुरू होगा। वह सीधे रणवीर ठाकुर के घर की तरफ बढ़ी। वही रणवीर ठाकुर जो कुछ दिन पहले मदद के लिए उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा था, आज वही उसके मिशन की सबसे अहम कड़ी बनने वाला था। दरवाजे पर पहुंचकर उसने धीरे से आवाज लगाई, भैया, रात हो गई है, क्या आज के लिए मुझे यहां ठहरने की जगह मिल सकती है? दरवाजे के पीछे खड़ा रणवीर ठाकुर अभी नहीं जानता था कि उसने जिस औरत को अपने घर में जगह देने का फैसला लिया है, वही इस गांव के सबसे खौफनाक राज से पर्दा उठाने वाली है। रणवीर ठाकुर ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने खड़ी उस भिखारन को देखा। बिखरे बाल, थका हुआ चेहरा, कंधे पर झोला। एक नजर में वह बिल्कुल असहाय लग रही थी। रणवीर ठाकुर का दिल पसीज गया। उसने धीरे से कहा, ठीक है बहन, अंदर आ जाओ, लेकिन आजकल गांव का माहौल ठीक नहीं है, इसलिए ज्यादा इधर उधर मत घूमना। अदिति, जो इस वक्त एक भिखारन के रूप में थी, हल्के से सिर हिलाकर अंदर आ गई। उसने घर के हर कोने पर एक नजर डाली। दरवाजे मजबूत थे, खिड़कियां बंद थीं, और सबसे खास बात, पूरे परिवार का बिस्तर एक ही जगह लगा हुआ था। यानी जैसा गांव वाले कह रहे थे, सब कुछ सच था। इतनी सख्ती के बाद भी यह घटनाएं होना वाकई असंभव लग रहा था। रणवीर ठाकुर ने उसके लिए दरवाजे के पास एक चारपाई डाल दी। तुम यहीं सो जाओ, हम लोग अंदर सो जाएंगे। अदिति ने धन्यवाद कहा और चुपचाप बैठ गई। कुछ ही देर में उसे खाना भी दे दिया गया।
उसने धीरे धीरे खाना खाया, लेकिन उसका ध्यान हर आवाज, हर हरकत पर था। उसकी आंखें भले ही थकी हुई लग रही थीं, लेकिन उसका दिमाग पूरी तरह सतर्क था। रात गहराने लगी। गांव में सन्नाटा फैल चुका था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी और बीच बीच में हवा के झोंकों से दरवाजों की हल्की चरमराहट सुनाई देती थी। धीरे धीरे घर के अंदर सब लोग सो गए। रणवीर ठाकुर, उसकी पत्नी और उनकी बेटी तीनों गहरी नींद में थे। अदिति चारपाई पर लेटी हुई थी, लेकिन उसकी आंखें बंद होते हुए भी सब कुछ देख रही थीं। उसने घड़ी देखी, रात के 11:45। उसका दिल धीरे धीरे तेज धड़कने लगा। अगर कुछ हो रहा है तो आज जरूर होगा। 12 बजते ही उसने धीरे से आंखें खोली। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। वह बिना कोई आवाज किए उठी, धीरे से दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। अब वह गांव की गलियों में थी। अंधेरा, सन्नाटा और एक अजीब सा डर जो हर कदम के साथ महसूस हो रहा था। अदिति धीरे धीरे चल रही थी, हर घर पर नजर डाल रही थी। हर घर बंद था, जैसे अंदर लोग नहीं बल्कि डर कैद हो। अचानक उसकी नजर गांव के किनारे पड़े एक पुराने खंडहर पर पड़ी। दिन में उसने इसे देखा था, लेकिन अब रात के अंधेरे में वह जगह और भी खतरनाक लग रही थी। उसके मन में एक अजीब सा खिंचाव हुआ। कुछ तो है वहां। वो धीरे धीरे उस खंडहर की तरफ बढ़ने लगी। जैसे जैसे वह पास पहुंची, उसे कुछ हल्की आवाजें सुनाई देने लगीं। किसी के लड़खड़ाते कदमों की आवाज, जैसे कोई नशे में हो। अदिति तुरंत एक टूटी दीवार के पीछे छिप गई। कुछ ही सेकंड बाद उसने देखा 2 आदमी खंडहर के अंदर से बाहर आ रहे थे। उनकी चाल डगमगा रही थी। हाथ में शराब की बोतल थी और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान। उनकी आंखें देखकर ही समझ आ रहा था कि यह लोग सामान्य नहीं हैं। अदिति की नजरें उन पर टिक गईं। यह लोग कौन हैं और रात के इस समय यहां क्या कर रहे हैं? वो चुपचाप उनका पीछा करने लगी। दोनों आदमी धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़े और फिर अचानक एक घर के पास रुक गए। अदिति की सांसें थम गईं। उसने देखा उनमें से एक आदमी दीवार पर चढ़ा और अंदर कूद गया। कुछ ही सेकंड बाद उसने अंदर से मेन गेट खोल दिया और दूसरा आदमी भी अंदर चला गया। अदिति के दिमाग में जैसे बिजली कौंध गई। तो यह है रास्ता। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अब उसे यकीन हो चुका था कि यही लोग इस रहस्य की चाबी हैं। वह तुरंत घर के पास पहुंची, लेकिन इतनी दूरी बनाकर कि कोई उसे देख ना सके। उसने अपनी रिवॉल्वर निकाली और इंतजार करने लगी। करीब आधे घंटे बाद दरवाजा फिर से खुला। दोनों आदमी बाहर निकले, पहले से ज्यादा ढीले, जैसे कोई काम करके लौटे हों। बस यही वह पल था जिसका अदिति को इंतजार था। वो तेजी से उनके सामने आ गई और जोर से चिल्लाई, रुको! एक कदम भी आगे बढ़ाया तो गोली मार दूंगी। दोनों आदमी अचानक रुक गए। पहले तो वे चौंके, फिर हंसने लगे। अरे यह तो वही भिखारन है, उनमें से एक बोला। अरे हट जा रास्ते से, नहीं तो तुझे ही उठा ले जाएंगे। लेकिन अगले ही पल धड़ाम, अदिति ने हवा में फायर कर दिया। गोली की आवाज पूरे गांव में गूंज उठी। अब दोनों आदमी पूरी तरह डर चुके थे। उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था। वे वहीं जम गए। कुछ ही सेकंड में गांव के लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलने लगे। हर कोई उस दिशा में भाग रहा था जहां से गोली की आवाज आई थी। रणवीर ठाकुर भी दौड़ता हुआ वहां पहुंचा और जैसे ही उसने देखा कि उसके घर में ठहरी भिखारन 2 आदमियों पर बंदूक ताने खड़ी है, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये क्या हो रहा है? अदिति ने बिना समय गंवाए जोर से कहा, इन दोनों को पकड़ो। यही हैं वह लोग जो तुम्हारे गांव की बर्बादी की वजह है। गांव वाले पहले तो हिचकिचाए, लेकिन फिर गुस्से में आकर सब एक साथ टूट पड़े। कुछ ही पलों में दोनों आदमी काबू में थे। वे छटपटा रहे थे, लेकिन अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। अदिति ने तुरंत फोन निकाला और पुलिस को सूचना दी, लोकेशन ट्रेस करो, तुरंत फोर्स भेजो। मैंने संदिग्धों को पकड़ लिया है। कुछ ही देर में पुलिस की गाड़ियां गांव में पहुंच गईं। लाल नीली लाइटें अंधेरे को चीरती हुई फैल गईं। दोनों आरोपियों को हथकड़ी लगा दी गई। गांव वाले अब भी हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। तभी अदिति ने धीरे धीरे अपना भेष उतारना शुरू किया। उसने सिर से दुपट्टा हटाया, बाल ठीक किए और एक सख्त आवाज में कहा, मैं कोई भिखारन नहीं हूं, मैं इस जिले की एएसपी अदिति राठौर हूं। यह सुनते ही पूरा गांव स्तब्ध रह गया। रणवीर ठाकुर के हाथ कांपने लगे।
मैडम, आप। अदिति की आंखों में अब वही तेज था। हाँ, और आज मैंने वो देख लिया है जो तुम लोग महीनों से नहीं देख पाए। गांव में सन्नाटा छा गया। हर कोई बस एक ही चीज जानना चाहता था, आखिर यह लोग करते क्या थे। अदिति ने उन दोनों आदमियों की तरफ देखा। अब यह सच खुद बताएंगे, लेकिन असली सच्चाई अभी सामने आना बाकी थी। वह सच्चाई जो इस गांव की रूह तक हिला देने वाली थी। गांव की उस रात का सन्नाटा अब पुलिस की गाड़ियों के सायरन से टूट चुका था, लेकिन लोगों के दिलों में जो डर बैठा था वो और भी गहरा हो गया था। दोनों पकड़े गए आदमी अब हथकड़ियों में जकड़े हुए थे। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी एक अजीब सी चालाकी झलक रही थी, जैसे वह आखिरी वक्त तक सच छुपाने की कोशिश करेंगे। अदिति राठौर ने बिना समय गंवाए आदेश दिया, इन दोनों को तुरंत थाने ले जाओ और पूरी सच्चाई उगलवाओ। आज रात ही इस रहस्य का अंत होना चाहिए। पुलिस की गाड़ी अंधेरे को चीरती हुई थाने की तरफ बढ़ी। पीछे गांव के कुछ लोग भी आ गए। उनकी आंखों में गुस्सा था, दिल में सवाल थे और दिमाग में सिर्फ एक ही बात, आखिर इन लोगों ने किया क्या है। थाने पहुंचते ही दोनों आरोपियों को अलग अलग कमरों में बैठाया गया। अदिति खुद कुर्सी पर बैठी, सामने फाइल खुली थी, लेकिन उनकी नजरें सिर्फ उस दरवाजे पर टिकी थीं जहां से सच बाहर आने वाला था। कुछ देर बाद पूछताछ शुरू हुई। पहले तो दोनों ने कुछ भी मानने से इनकार कर दिया। हमने कुछ नहीं किया मैडम, हम तो बस ऐसे ही घूम रहे थे। लेकिन अदिति राठौर वो अफसर थीं जो आंखों से झूठ पहचान लेती थीं। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, देखो, सच बोलोगे तो शायद सजा थोड़ी कम हो जाए, लेकिन अगर झूठ बोलते रहे तो मैं तुम्हारी जिंदगी को ऐसी अंधेरी बना दूंगी कि तुम खुद सच मांगोगे। उनकी आवाज में इतना दम था कि कमरे में बैठा हर पुलिस वाला भी कुछ पल के लिए चुप हो गया। फिर शुरू हुई असली पूछताछ। सवालों की बौछार, मनोवैज्ञानिक दबाव और कानून की सख्ती। कुछ ही घंटों में दोनों आरोपी टूटने लगे। उनके चेहरे से पसीना बहने लगा, हाथ कांपने लगे और आंखों में डर साफ दिखाई देने लगा। आखिरकार उनमें से एक जोर जोर से रोने लगा, मैडम, हमें माफ कर दो, हम सब सच बता देंगे। कमरे में सन्नाटा छा गया। आदिति ने कुर्सी पर आगे झुकते हुए कहा, बोलो, क्या करते थे तुम लोग? उस आदमी की आवाज कांप रही थी। मैडम, हम रात को शराब पीकर निकलते थे, फिर गांव के घरों को देखते थे। जिस घर में जवान लड़की होती थी उसे हम पहले से पहचान लेते थे। अदिति की आंखें सिकुड़ गईं। आगे बोलो, वो आदमी रोते हुए बोला, मैडम, हम दीवार फांदकर अंदर जाते थे। और उसके साथ वो रुक गया। अदिति ने मेज पर हाथ मारते हुए कहा, साफ साफ बोलो। दूसरा आरोपी भी टूट चुका था। मैडम, हमारे पास एक स्प्रे था जिसे हम घर के अंदर छिड़क देते थे। उससे घर के सभी लोग गहरी नींद में चले जाते थे। उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता था। यह सुनते ही कमरे में मौजूद हर पुलिस वाले की रूह कांप उठी। अदिति की मुट्ठी कस गई। फिर पहला आरोपी सिर झुकाकर बोला, फिर हम उस लड़की को उनके बीच से उठा लेते थे और उसके साथ गलत काम करते थे। उसकी आवाज धीरे धीरे खत्म हो गई। कमरे में कुछ पल के लिए ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे हवा भी रुक गई हो। अदिति राठौर की आंखों में अब गुस्से की आग जल रही थी। उन्होंने दांत भींचे हुए पूछा, कितने घरों में? दूसरा आरोपी रोते हुए बोला, मैडम, लगभग पूरे गांव में, जहां जहां हमें मौका मिला। यह सुनते ही अदिति के चेहरे का रंग बदल गया। उन्हें समझ आ गया था कि यह सिर्फ एक दो केस नहीं, बल्कि एक पूरी बस्ती के साथ हुआ एक संगठित अपराध था। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, इनके खिलाफ धारा 376, 457, 328 और जितनी भी धाराएं लग सकती हैं सब लगाओ और इन्हें ऐसी सजा दिलाओ कि आने वाली पीढ़ियां भी याद रखें। बाहर खड़े गांव वालों को जब यह सच्चाई बताई गई तो जैसे उनकी दुनिया ही उजड़ गई। रणवीर ठाकुर जमीन पर बैठ गया। हे भगवान, मेरी बेटी। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। गांव की औरतें रोने लगीं। पुरुषों के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। हर किसी के दिल में एक ही बात थी, हम अपनी ही आंखों के सामने लुटते रहे और हमें पता तक नहीं चला। अदिति धीरे धीरे बाहर आईं। उन्होंने गांव वालों की तरफ देखा। उनकी आंखों में दर्द था, लेकिन साथ ही एक सख्त संकल्प भी। उन्होंने कहा,
तुम लोगों की गलती सिर्फ इतनी थी कि तुम डर गए थे, लेकिन अब डरने की जरूरत नहीं है। सच सामने आ चुका है और अब इंसाफ भी होगा। उनकी आवाज में इतनी ताकत थी कि वहां खड़े हर व्यक्ति को लगा अब कुछ बदलने वाला है। लेकिन इस सच्चाई ने सिर्फ अपराधियों को नहीं बेनकाब किया, इसने पूरे गांव को अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। अब सवाल सिर्फ इंसाफ का नहीं था, बल्कि उन जख्मों को भरने का था जो इस खौफनाक सच ने हर दिल में छोड़ दिए थे। हरिदासपुर की वह रात भले ही बीत चुकी थी, लेकिन उसके छोड़े हुए जख्म अभी ताजे थे। गांव की गलियों में अब भी सन्नाटा था, लेकिन इस बार वह डर का नहीं, बल्कि एक भारी सच्चाई का सन्नाटा था। हर घर के अंदर लोग बैठे थे, किसी की आंखों में आंसू थे, किसी के दिल में गुस्सा, तो किसी के मन में अपराध बोध कि आखिर इतने दिनों तक वह इस सच को पहचान क्यों नहीं पाए। थाने में दोनों अपराधियों को सख्त सुरक्षा में रखा गया था। अगले ही दिन उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया, धारा 374, 457, 328 और अन्य गंभीर धाराओं के तहत। मामला इतना संगीन था कि इसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेज दिया गया। अदिति राठौर खुद इस केस की हर अपडेट पर नजर रख रही थीं। वह चाहती थीं कि इन दरिंदों को ऐसी सजा मिले जो समाज के लिए एक मिसाल बन जाए। कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। जब आरोपियों को अदालत में पेश किया गया तो उनके चेहरे से वह झूठी अकड़ पूरी तरह गायब हो चुकी थी। अब वहां सिर्फ डर था और अपने के का पछतावा भी, लेकिन वह पछतावा उन जख्मों को नहीं भर सकता था जो उन्होंने पूरे गांव को दिए थे। एक एक करके सबूत पेश किए गए, मेडिकल रिपोर्ट्स, पुलिस की जांच और सबसे बड़ा सबूत खुद आरोपियों का कबूलनामा। गांव के कई परिवार भी अदालत पहुंचे। रणवीर ठाकुर अपनी बेटी के साथ वहां खड़ा था, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उनमें एक उम्मीद भी थी, इंसाफ की उम्मीद। जज ने पूरे मामले को ध्यान से सुना, हर पहलू को समझा और फिर वह पल आया जिसका इंतजार हरिदासपुर का हर व्यक्ति कर रहा था। जज ने अपनी कुर्सी पर बैठकर सख्त आवाज में फैसला सुनाया। इन दोनों आरोपियों ने जो अपराध किया है वह सिर्फ कानून के खिलाफ नहीं, बल्कि इंसानियत के खिलाफ भी है, इसलिए अदालत इन्हें कठोरतम सजा सुनाती है। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। अगले ही पल जज ने फैसला सुनाया, उम्र कैद। यह शब्द सुनते ही गांव वालों के चेहरे पर एक अलग ही भाव आ गया। दर्द भी था, लेकिन राहत भी थी। कम से कम अब वह खतरा खत्म हो चुका था जिसने उनके घरों की खुशियां छीन ली थीं। थाने के बाहर जब अदिति राठौर निकली तो गांव के लोग उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। रणवीर ठाकुर आगे आया, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वह दुख के नहीं, कृतज्ञता के थे। मैडम, आपने हमारी जिंदगी बचा ली। अगर आप नहीं होती तो शायद हम कभी सच जान ही नहीं पाते। अदिति ने उसे उठाया और शांत आवाज में कहा, यह मेरा कर्तव्य था, लेकिन अब तुम्हारा भी कर्तव्य है कि तुम अपनी बेटियों को डर में नहीं बल्कि हिम्मत में जीना सिखाओ। उनकी यह बात सीधे हर दिल तक पहुंची। धीरे धीरे हरिदासपुर बदलने लगा। अब वहां के लोग डर कर नहीं, समझदारी से रहने लगे। उन्होंने अपने घरों की सुरक्षा और मजबूत की, रात में जागरूकता बढ़ाई और सबसे जरूरी, एक दूसरे पर भरोसा करना शुरू किया। लड़कियां जो पहले डर के साए में जी रही थीं, अब धीरे धीरे सामान्य जिंदगी की तरफ लौटने लगीं। हालांकि उनके दिल के जख्म पूरी तरह भरने में वक्त लगेगा, लेकिन अब उन्हें यह यकीन था कि सच चाहे कितना भी छुपा हो, एक दिन सामने जरूर आता है। कुछ दिनों बाद जब सब कुछ सामान्य होने लगा तो अदिति राठौर एक बार फिर उस गांव में आईं। इस बार एक अफसर के रूप में, पूरे सम्मान के साथ। गांव वालों ने उनका जोरदार स्वागत किया, फूलों की माला पहनाई, तालियों की गूंज से पूरा माहौल भर गया। अदिति ने चारों तरफ देखा। अब वही गांव जो कभी डर से कांपता था, आज उम्मीद से भरा हुआ था। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, याद रखना, अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटी सी रोशनी उसे खत्म कर सकती है। बस जरूरत है उस रोशनी को जलाने की। उनकी यह बात हरिदासपुर के लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस गई और इस तरह एक गांव का खौफनाक राज आखिरकार खत्म हुआ। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं थी, यह एक सीख थी पूरे समाज के लिए
कि डर और चुप्पी सबसे बड़े अपराधी होते हैं और सच चाहे जितना भी छुपा हो एक दिन सामने आकर ही रहता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।